हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजीत कुमार पर। और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 29 जुलाई को आपका मैथमेटिक्स 2 BT 202 का पेपर है। ये जो पेपर है ये सभी बीटेक सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब कॉमन टू ऑल ब्रांचेस। और एक बात आपको पता है कि इस पेपर को पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप पेपर पास नहीं कर पाए तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर तक काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा ही। तो आप ये टारगेट लेके चलें कि मुझे ये पेपर निकालना ही है, और मिनिमम मार्क्स 30+ टारगेट लेके चलें कि मैं कम से कम इतना तो लेके आऊं, तो ये पेपर बहुत आराम से निकल जाए। इसी के बिहाफ में मैं आज का जो वीडियो है मैं वो आपके लिए लेके आया हूं। हाउ टू सॉल्व मैथमेटिक्स 2 पेपर। मतलब आप मैथमेटिक्स 2 के पेपर को 3 घंटे में कैसे सॉल्व करें। और क्योंकि सॉल्व कैसे करेगा मतलब है कि हम ऐसी कौन कौन सी रणनीति यूज करें, हम अपने जो प्रिपरेशन है, हम अपने प्रिपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचाएं ताकि हमारा ये पेपर सबसे अच्छा जाए। इसीलिए आज का जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम यहाँ बात करेंगे मैथमेटिक्स 2 के जो वेटेज है यूनिट वाइज, उस पर कौन सी यूनिट को हम कितना वेटेज दें, कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे से अच्छे हैं। इसीलिए सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आपके पास बहुत टाइम है। बहुत टाइम का मतलब है कम से कम आज 23 है, 29 को आपका ये पेपर है, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमें किस किस यूनिट को कितना वेटेज दें ये हम आज डिस्कशन करेंगे, और कैसे सॉल्व करें, कैसे टाइम पर हम अपना पेपर खत्म करें, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल डॉक्टर संजीत कुमार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ चीजें आपको बताते जाएंगे टाइम टू टाइम। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है मैथमेटिक्स 2 BT 202 के नाम से ये फेमस है काफी सब्जेक्ट। और इसलिए मैंने ये सभी के लिए जो कॉमन टू ऑल ब्रांचेस हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए लेके आया हूँ। तो ये सब्जेक्ट कोड जरूर ध्यान दें, BT 202 है, ये सभी के लिए कॉमन है। RGPV का एग्जामिनेशन एग्जाम में कोड में आपका साफ लिखा रहेगा June 24, जबकि आप ये मत ध्यान रखना कि जुलाई चल रहा है ना। तो June 24, क्योंकि हमारे दो ही पेपर होते हैं, जून में और उधर दिसंबर में। क्लियर। हम सबसे बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे भाई सर ये इंपॉर्टेंट ऐसी क्या खासियत है। ये यूनिट ना 28 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है? 28 मार्क्स दिस यूनिट्स। तो हम टोटल रणनीति ऐसी बनाएंगे कि हम हर यूनिट को कितना टाइम दें और उनकी प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो यूनिट 1 में जो है भाई, सबसे डिस्कशन हम करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने ट्वेल्थ में देखो वेरिएशन पढ़ा है, आपने आपने होमोजेनियस पढ़ा है, इस पे ज्यादा डिस्कशन मत करना, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में आरजीपी में वो आपका साफ साफ दे रखा है उन्होंने। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करना है, बर्नौली है और एग्जैक्ट है, ये तीन चीज पर आपको फोकस करना होगा। क्लियर। अब मैं बात करूं थोड़ा सा कि भाई किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी भाई, कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भाई देखो आपका पढ़ा हुआ है, इसलिए आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि आपने ट्वेल्थ में ये पढ़ा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्लियर। बिल्कुल अच्छी तरह से आप मेरे वीडियो एक एक चीज को समझें, और क्योंकि उसी में आपको पूरी रणनीति बनानी है। मैथमेटिक्स 2 का पेपर सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके भी आने हैं आपको। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy/dx प्लस py = q। ये क्या है भाई? आपको मालूम है सर ये तो लीनियर इन y है ना, जिसमें डिपेंडेंट होगा। क्लियर। और
इसका जो सॉल्यूशन वो आई एफ होगा ई की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में y एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई ये लीनियर इन y है, तो देन सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ, है ना, इंटू डी एक्स। ये इसलिए कर रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन एक आना ही है, इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लीनियर इन वाई कर दूं, मैं देखो लीनियर इन वाई कर देता हूं, तो क्या होगा, dx अपॉन, सॉरी लीनियर इन वाई तो है, लीनियर इन आपका x की बात कर रहा हूँ, dx अपॉन dy इज प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। सो आई एफ विल बी ई की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई हो जाएगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है। तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए आपके हिसाब से भाई? सॉल्यूशन सर चेंज हो जाएंगे, x इंटू आई एफ और इंटू डी एक्स प्लस इज इक्वल टू ये आई एफ, सॉरी आई एफ यहाँ पे ठीक कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू dx था, यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू dy आ जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ये लीनियर इन x के लिए बात कर रहे हैं, ये लीनियर इन y की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना होगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं अगला। ये मैं पीडीएफ आपके यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू इसकी लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड आसानी से कर सकते हो। क्लियर? अब मैं बात करता हूँ अगला, जो मेरे को सबसे ज्यादा कवर करना है, आपको भी कवर करना है। तो हम बात कर रहे हैं अब इसके बाद कि भाई इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ें। सबसे बड़ी बात है कि भाई इसमें ऐसी क्या क्या चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हो गया लीनियर, फिर हम इसमें बात करेंगे बर्नौली। बर्नौली के बाद हमारे पास जो आता है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको अच्छी तरह से करके जाना है। उसका रीजन है करके जाने का मतलब, एग्जैक्ट वो पार्ट है जिससे आप आसानी से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। क्लियर? एग्जैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। तो मैं बात कर दूं आपसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। जिसको लीनियर आता है वो बर्नौली कर लेगा, है ना, क्योंकि जो y की पावर ऑफ n का डिवाइड मार देगा उससे वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाती है सारी चीजें। इसलिए मैंने बर्नौली को यहाँ नहीं बताया, क्योंकि आप तीन ही मेथड है आपके पास, एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक आपके पास बर्नौलीज है, एक एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट भाई क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इसलिए एक चीज मैं करके बता रहा हूँ, एम और एन कैसे फंक्शन होंगे, एक्स और वाई के। तो ये एग्जैक्ट जब ही हो सकती है तब आप इसको पार्शियल डिफरेंशियल कर लें, और ये डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये वैल्यू बराबर आएगी। ये जब ही एग्जैक्ट होगी, अदरवाइज नॉट एग्जैक्ट कहलाएगी। ये अगर नॉट इक्वल टू हो गई तो एग्जैक्ट नहीं होगी। ये आपको चेक करना होगा यहाँ पर। देन सॉल्यूशन जो होगा आपका एम डी एक्स, यहाँ बहुत लोग गलत करने वाले हैं, है ना, यहाँ गलती हर बंदे से हो ही जाती है भाई। एम डी एक्स, भाई अगर ये एग्जैक्ट होगी तो स्टूडेंट क्या करेगा भाई, सॉल्यूशन निकालेगा। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीजें, है ना। तो एन एम में ध्यान रखना क्या, वाई एज ए कॉन्स्टेंट की तरह इसको लेना। जब एम में एक्स और वाई दोनों होंगे तो एज ए कांस्टेंट की तरह लेना, और एन में क्या लेना है, ओनली टेकिंग ओनली दोस टर्म्स विच डू नॉट कंटेन एक्स। कोई ही टर्म लेनी है विच डू नॉट कंटेन एक्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई, कि भाई प्योर वाई लेना है आपको। अगर कोई मिक्स है ना उसको छोड़ देना, जैसे प्योर वाई, और कांस्टेंट यूज करना है आपको। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स और प्लस टू एक्स वाई इंटू डी वाई। अब मुझे ये चेक करना है, ये क्वेश्चन ना दो तरीके से हो सकता है, होमोजीनियस से भी हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट से भी हो जाएगा। लेकिन होमोजीनियस तो अपने सिलेबस में नहीं है ना, हम होमोजीनियस तो करेंगे नहीं। तो हम चेक करेंगे भाई, ये जो पार्ट है आपका ये एम है, और ये जो पार्ट है आपका ये वाला पार्ट एन है, डी वाई नहीं है, याद रखना है। तो एम की जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गई, और एन की वैल्यू, एक एग्जांपल मैंने ले लिया ऐसे,
अगर मैं m को विद रेस्पेक्ट टू y करूं तो क्या आ जाएगा, 2x, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y, और n को विद रेस्पेक्ट टू x करूं तो मैं x करूंगा तो भी भाई 2y आए। इसका मतलब दोनों की वैल्यू ना बराबर है। इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी एग्जैक्ट है। जब एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन तो आपको पता है, सॉल्यूशन इज एक्स, एम में पूरा आएगा एम डी एक्स। अब यहां ध्यान रखना है कि भाई एन में वो टर्म लेनी है जो आपकी क्या है, प्योर, क्या है, प्योर वाई होनी चाहिए। क्या एन में प्योर वाई है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, आप बताओ देख लो, प्योर वाई दिखाई दे रहा है, नो। भाई एक्स भी बिक्स है ना, जीरो, तो यहाँ पे हम देयर आर नो टर्म, जीरो लिख सकते हो। तो मैं देन आंसर इज x³ by 3, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, xy² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं यहाँ से x हटा देता तो आंसर आ जाता, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता ना। तो आपने को थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जैक्ट हमें वही लेनी है जो जिसमें एन में प्योर 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 वाई, एक्स कहीं नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मिक्स भी है तो वहां जीरो लिख दो आप। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मान लो कि भाई अब आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है, सर अगर मान लो ना एग्जैक्ट नहीं हुआ तो, भाई चार मेथड है ना अपने को रिड्यूसिबल के लिए, चार मेथड का यूज कर लो। क्या होगा, एक तो एक आई एफ होगा 1/mx+ny, ये वाला आई एफ का मल्टीप्लाई। तो जब भी एग्जैक्ट ना हो तो हम उसको आई एफ का मल्टीप्लाई करके, आई एफ ध्यान सुनो, आई एफ का मल्टीप्लाई करके उसको एग्जैक्ट बनाएंगे। दूसरा जो आई एफ है वो है 1/mx-ny। क्लियर। और थर्ड जो है वो है आई एफ आपका जो है, ये अपने मैंने चार बताए आपको आराम से, है ना, टोटल पांच हैं। इसमें चारों को आप अच्छी तरह से भी कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज थोड़े से ध्यान रखनी है कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो एग्जैक्ट हो गई तो भाई बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या होती है, जब आपके पास एग्जैक्ट नहीं होती तो आप घबरा जाते हो भाई कि एग्जैक्ट नहीं है तो क्या करें। तो फिर उसके लिए सॉल्यूशन है भाई, आप उनको एक एक करके सॉल्यूशन बाई सॉल्यूशन निकालते जाओ। तो एग्जैक्ट के लिए थोड़ा ध्यान रखना है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जब एग्जैक्ट नहीं है तो आप बोलोगे सर ये क्या करें, तो उसके लिए भाई अपने पास रूल है, mx+ny, एक ने चेक कर लो। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई डिनोमिनेटर ना जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो रूल नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, तो जैसे मान लो mx+n/0 आ गया तो आप ये वाला फर्स्ट वाला रूल नहीं निकाल सकते, mx1n/0 हो गया तो वो भी आप नहीं लगा सकते। तो आपको थोड़ी खुद देखना पड़ेगा कि भाई कि किसमें हम कौन सा रूल निकालते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है आपका 1/m। देखो ये वाला जो है ना होमोजीनियस के लिए यूज करना, मैंने ट्रिक बता दी। होमोजीनियस के लिए, जब होमोजीनियस हो m और n सेम डिग्री हो तो यूज कर लेना। और ये तो आपको इजी है, y x इंटू वाई का फंक्शन होना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना कंपलसरी है भाई, f2x इंटू वाई का। अगर ऐसा है तो ही आप ना यूज करें। और थर्ड और फोर्थ तो हिट एंड ट्रायल है भाई, है ना, ये चीज याद रखना। जो जो कंडीशन है del m/del y माइनस del n/del x, ये आपको यूज करना है ना, ये चीज। और स्पेशली एक तो ये हो गया, एक और इसको मैं ना एक 2 मिनट में इसको ना और अच्छी तरह से इसको बताता हूँ जो सबसे ज्यादा यूज करना है। तो ये चीज ना, हाँ, ये 1/, एक और मैं बता रहा हूँ, इसको रुक जाओ, इसको ये और इजी बना देता हूँ मैं आपके लिए। ये ना याद करने की ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूँ ये वाला, हाँ, ये है 1/n। अच्छा, ये कंडीशन तो आपको निकालनी है, del m/del y माइनस del n/del x। अगर मान लो आपके पास एक ऐसी वैल्यू हो तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, मान लो फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो आई एफ इसका, आई एफ कितना होना चाहिए की पावर ऑफ f(x)dx। तो इसका मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लो 1/m, इसको उल्टा कर दो, सब उल्टा पुल्टा कर दो, del n/del x माइनस del m/del y। ये जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ y के बराबर होगी। तो आई एफ कितना होगा, आई एफ होगा e की पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f/dy। तो ये चीजें आपको याद रखनी है भाई, कि अगर मान लो यहाँ प्योर x नहीं आता है, मान लो यहाँ प्योर y नहीं आता, तो आप थर्ड फोर रूल मत लगाना, मिक्स नहीं होना चाहिए। मिक्स होगा तो फिर आपका थर्ड और फोर बेकार है ना। तो ये हिडन ट्रायल से आप चेक कर सकते हो।
तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया कि भाई कि हमें इस यूनिट में से जो हमें तैयारी करनी है वो किसकी करनी है भाई, कि लीनियर की करनी है, एग्जैक्ट की करनी है और बाइनोमियल की करनी है। क्लियर। अब आते हैं अगला। आगे वाला जो पार्ट मैं बताने जा रहा हूँ अब, वो बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्या रीजन है ना, ये CFPI। मैं इसको बाद में लूंगा क्योंकि ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं ये कुछ थर्ड नंबर का जो पार्ट। पीडीएफ की बेफिक्र है, पीडीएफ मैं ग्रुप पे उस पर डाल दूंगा पूरा, इसकी लिंक आप डाउनलोड कर लेना। CFPI, जिसका CFPI उसके लिए फायदे की खबर ये है कि वो 3 क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेगा। इसके बाद 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उसको। इसके बाद एक होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल है, उसका नाम कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल कहलाता है। और एक है आपका साइमल्टेनियस और सिंपल CFPI। तो आप CFPI बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, बहुत आसानी से। उसका रीजन है कि ये आपको ना अच्छे मार्क्स दिलाने वाला है। तो सबसे बड़ी बात है कि CF में सबसे याद रख लो, CF जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो टोटल 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो 7 नंबर में 3 नंबर सिर्फ CF देगा। तो CF के लिए सबसे अच्छा है कि आप ना उनके रूट्स को याद कर ले, रूट्स निकालना सीख जाएं। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रूट्स निकालना नहीं आता। तो सबसे पहले वो इतने दिनों में इतने टाइमिंग से अपना एक काम करें, रूट निकालना सीख जाएं। भाई जैसे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक रूट कैसे निकालें, क्यूबिक है तो क्यूबिक के रूट्स कैसे निकालें। तो रूट निकालने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि रूट्स ही आपको 3 नंबर दे के चला जाएगा। क्योंकि रूट्स अगर ठीक है तो आपका CF तो ठीक होने ही वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल के टोटल 5 केस हैं, है ना। जैसे मैं बता दूं आराम से कि ये जो पर्टिकुलर केस है इनके भी आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये ही आपको वहां पर मार्क्स दिलाएंगे। क्योंकि ये मैं बताया ना, आपको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। तो CF जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF के टोटल 5 केस हैं, है ना। रूट्स डिफरेंट हैं तो कैसे होंगे, रूट्स रिपीटेड हैं तो उसका CF क्या होगा, रूट्स क्या आपके कॉम्प्लेक्स हैं, मान लो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होगा। यहाँ ये बहुत लोग भूलते हैं भाई, बहुत लोग। e⁻∼x c1 cos βx क्या है इसमें बताओ। इजी है, साइन बीटा एक्स, मतलब आप आराम से कर सकते हो, है ना। ये जो फॉर्म है ना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ये हमेशा बन जाएगी आराम से। अच्छा, एक और चीज, जो रूट्स आपसे बहुत प्यार से नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत प्यार से मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, आप यूज करो ना श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड, ये बहुत अच्छा है मेथड अपना, बहुत अच्छा है आराम से। कैसा भैया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अगर नहीं निकल रहे बड़े प्यार से रूट तो ये सबको याद आता है, अच्छी तरह आते हैं। ऐसे करके आप CF निकालना सीख जाओ। क्लियर। अब बात करते हैं PI की। तो CF जो है आपका, ये जो CF है ना ये 3 मार्क्स देगा आपको, और ये जो PI है आपका 4 नंबर देगा। 4 नंबर के लिए मेहनत भी करनी है अब, है ना। तो PI कैसे निकालें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप RHS को ध्यान दें। क्या दें, RHS को। जैसे तो पहला जो केस होगा, मान लो e⁻AX वाला है, तो PI कैसे निकालेंगे भाई, आपको पता है भैया e⁻AX अपॉन फंक्शन ऑफ डी। तो बस कुछ नहीं करना, डी की जगह ए रख देना। आंसर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं ए। ये ऐसे फिर दूसरा जो केस है वो आपका क्या है भाई, दूसरा केस है कि जब RHS कैसा हो, साइन AX या कॉस AX हो और कॉस AX हो, तो PI कैसे निकालेंगे, साइन AX। अच्छा, साइन और कॉस में थोड़ा ध्यान रखना, सिर्फ d² से लेना देना है। तो d² की वैल्यू जो है ना -a² रख देना, तो -a² इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, है ना। मैं सारी चीजें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि टाइम के हिसाब से काफी वीडियो लंबा हो जाता है।
तो इसलिए इसको ध्यान रखना है कि थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट आप ध्यान रखिए कैसे, है ना, ये चीजें नॉट इक्वल टू होना चाहिए। तो ये साइन ए एक्स, साइन और कॉस दोनों के लिए होगा। थर्ड थर्ड में बाइनोमियल होता है, थर्ड में क्या होगा, एक्स की पावर ऑफ एम। तो ये जो पी आई होगा एक्स की पावर ऑफ एम अपॉन फंक्शन ऑफ डी। अच्छा, फंक्शन ऑफ डी को क्या करना, आप उसको वन प्लस माइनस फंक्शन ऑफ डी में कन्वर्ट कर लेना है ना। कॉमन क्या लेंगे आप हमेशा, कांस्टेंट टर्म्स लेनी, कॉमन क्या लेना है, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट लेने से इंटीग्रल भी हमें कम करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर ले जाना और बाइनोमियल लगा देना, एक्सपेंड बाई बाइनोमियल, ठीक है, ऐसे बाई बाइनोमियल। बहुत आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, इसलिए बताऊंगा ये सारी चीजें ना आपको आगे तीन चीजों में करनी है। ई की पावर ऑफ ए एक्स इंटू क्या, बताओ, ई की पावर ऑफ ए एक्स इंटू वी। वी कैसा है, वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का ही दूसरा फंक्शन होगा, जैसे ई की पावर ऑफ टू एक्स इंटू साइन एक्स, ऐसा। जैसे मैंने मान लो आर एच एस क्या होगा इसका, ई की पावर ऑफ, ये बहुत लोग गलत करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ई की पावर ऑफ एक्स को बेचारे को बाहर कर दो और v अपॉन डी की जगह डी प्लस ए रख दो, बस कुछ मत करो, ये जो है ना, डी की जगह ए प्लस ए रख दो। और x की x इंटू वी वाला एक और है पांचवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये x इंटू वी अपॉन फंक्शन ऑफ डी, पी आई, है ना, पी आई, x बाहर आएगा, v अपॉन फंक्शन ऑफ डी माइनस v अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप करना है, ये यहाँ इसका डिफरेंशियल करना है, ध्यान रखना है ना। तो इसका यहाँ एफ डैश डी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही कर दूं, एफ डैश डी इसका डिफरेंशियल, एफ डैश डी, क्लियर, ये इनटू बी, ऐसे करके। तो ऐसे करके आप आसानी से इसको कर सकते हो, पर ध्यान रखना होगा भाई, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए, देखो बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए, डिफरेंट 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 टाइप क्वेश्चन है, यहाँ से आप कर लो। यही आपको बेनिफिट देगा कॉची होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी फिक्स है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि वैल्यू जो, ये देख लेना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, डी टू टू है, सिंगल है, क्यूबिक है तो क्यूबिक होगा, तो ये सेम डिग्री की होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सी एफ आई स्ट्रॉन्ग है, ये आप मान के चलिए कि आप ना साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है, सॉल्व साइमल्टेनियस, क्योंकि ये 14 नंबर का आता है, ये वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसको सी एफ आई अच्छी तरह से आती होगी, क्लियर। और मैंने जैसे बोला था, जो थोड़ा सा ये अलग पार्ट है, हायर ऑर्डर का सॉल्वेबल फॉर, ये देखो मैंने दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो ये हायर ऑर्डर का है, इसमें पी वाले टर्म्स आएंगे, पी की वैल्यू जो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉल्वेबल फॉर पी, सॉल्वेबल फॉर वाई और सॉल्वेबल फॉर एक्स, तीन होते हैं इसमें, और एक क्लियर ऑर्ड्स। तो सॉल्वेबल पी आपको पी में कन्वर्ट करना होगा, और सॉल्वेबल पी और एक्स में से आप पी, तो अगर सॉल्वेबल फॉर वाई करना तो वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स पी हो जाएगा, अगर सॉल्व फॉर एक्स करना है तो एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी और वाई हो जाएंगे, ऐसे करके आप उसको कर सकते हो। तो ये यूनिट वन जो है आपकी, टोटली आपकी 28 मार्क्स का है, क्लियर हो गया, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम आपका इसमें लिया। अब आते हैं सेकेंड यूनिट पर, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर आप बार बार इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, यस, ये यूनिट ऐसी है कि इस पे हम 28 मार्क्स ही आते हैं। एक सीरीज सॉल्यूशन है और ये 4 मेथड है, इनके अलावा इस यूनिट में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप आराम से, 4 मेथड है, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे ये पूरी यूनिट ना, ये दिखाई दे रहा है ना, डी टू वाई अपॉन डी डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई, ये पूरी इक्वेशन ही यहाँ से है, ये पूरी पूरी ये वाले, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको, ये चार मेथड है इसके, इनका स्टैंडर्ड फॉर्म d2y/dx² प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये आपको पूरी यूनिट में ही मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर का। चैप्टर का नाम ही है सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। आपके पास 4 मेथड होंगे, पहला होगा सी एफ इज नोन, दूसरा होगा आपका चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, थर्ड होगा आपका रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव,
और इसका जो फोर्थ मेथड है वो है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो मैंने इंडिविजुअली हर यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर ये डाल रखा है, आपको ये करना होगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि भाई इन चार में से आएंगे कितने। ये मान के चलिए इसमें चार में से दो मेथड तो आने लगभग तय हैं, पक्का है। दो तो आएंगे ही आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। दो मेथड आना है। ठीक है, तो आप वेरिएशन पैरामीटर सबसे ज्यादा बिल्कुल अच्छी तरह से कर लेना। डी ए बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स, यू निकालना, है ना, डब्ल्यू निकालना, है ना। ये चीजें याद रख के चलनी है। नाम से आएगा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो 2 सालों से ये 14 मार्क्स का आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सीरीज सॉल्यूशन। देखो 7 7 नंबर के दो आ गए ना, 14 मार्क्स हो गए। अब बात करते हैं सीरीज सॉल्यूशन की। सीरीज सॉल्यूशन भी आपके दो है। एक है क्या, x इजिकल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट। तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो x है d2y/dx² का जो कोफिशिएंट है, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दूं, तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पर डी नॉट इक्वल टू 0 आएगा कोफिशिएंट। ये p नॉट होता है, ये क्या होता है, p नॉट। तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और दूसरा है, अगर मैं देखो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, ये वाले में, है ना, तो ये 0 हो जाएगा, मतलब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो जो लीजेंडर है वो आपका आएगा पावर में। और जो आपकी वेसल है, ये रही देखो 7th नंबर पे वेसल्स, ये आपकी आएगी इसमें रेगुलर सिंगुलर। दो सॉल्यूशनों को आप अच्छी तरह से पढ़ के चले जाओ और आपका उद्धार हो जाएगा। आना ही है, ये 14 नंबर के आएंगे बिल्कुल। अगर 14 नंबर के नहीं आते हैं मान लो, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देगा आपको पावर सीरीज का, साथ साथ के, और उसका एक प्रॉपर्टी दे देगी। प्रॉपर्टी ये देखो मैंने बताया, J½ J3/2, इनको तो बिल्कुल पढ़ के चले जाओ, ये आते ही हैं मोस्टली, है ना। तो ये मैंने, और एक लीजेंडर पॉलिनोमियल वाला कर लेना, कि भाई सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको लीजेंडर पॉलिनोमियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये 28 नंबर की यूनिट, तो मैंने आपको क्या बताया, एक फर्स्ट यूनिट और एक सेकेंड यूनिट, ये दोनों ही यूनिट 28 नंबर के आने वाली है। क्लियर। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट ज्यादा बड़ी नहीं है, क्योंकि क्यों, क्योंकि वो 14 नंबर की आती है, लेकिन 2 साल से, पिछले 2 सेमेस्टर में क्या हुआ है कि वो 21 की आ गई है, और उधर से जो मेरी फिफ्थ यूनिट है वहां से भी कट गया भैया 7 नंबर। तो थर्ड में थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो कभी कभी थर्ड ना क्वेश्चन ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन जनरली ये थर्ड ना 14 की है, कोई छोटी यूनिट है। तो थर्ड यूनिट में सबसे पहले आपको ये सीखना है कि भाई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। उसका बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, अपने पास दो मेथड है। पहला मेथड है आपका क्या, कि आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। दूसरा मेथड है आर्बिट्री कांस्टेंट को, है ना, एक तो कांस्टेंट, एक दूसरा है आर्बिट्री फंक्शन। तो दोनों को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दोनों चीजें नहीं होंगी, जिसमें ना पार्शियल, जिसमें ना आर्बिट्री फंक्शन होगा ना ही आर्बिट्री कांस्टेंट। और जितने आर्बिट्री फंक्शन होते हैं ना, उतनी ही बार डिफरेंशियल करना पड़ता है, ये ट्रिक लिख लो, है ना। अब बात करते हैं, जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो भाई मुझे ना उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, दो मेथड है। एक तो है कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन आई है मेरी, कौन सी इक्वेशन, जो मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई है, वो मेरी क्या पीपी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर के फॉर्मेट में है क्या। मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो ये, जैसे मान लो जो लेग्रांजेस है, लेग्रांजेस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमेशा पीपी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर के फॉर्मेट में होगी। इसमें जो स्मॉल पी दिखाई दे रहा है वो है कैसा, स्मॉल पी का मतलब क्या होगा बताओ, डेल जेड अपॉन डेल एक्स होगा। और स्मॉल क्यू का मतलब क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब आपके दिमाग में आ रही है सर ये कैपिटल पी क्यू क्यू आर क्या है, भैया ये पी क्यू आर कैपिटल ना एक्स वाई जेड के फंक्शन है। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा है, तो अपना जो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन है
वो किसके बराबर होगी, dy अपॉन पी इज इक्वल टू dx अपॉन पी dy/q एंड dz अपॉन r। अब भाई आपके दिमाग में आ रहा है सर सॉल्व कैसे करेंगे, तो भाई देखो ग्रुपिंग बना दो, फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड थर्ड, या फर्स्ट टू सेकंड थर्ड, है ना, ये, या फर्स्ट थर्ड, ऐसे करके ग्रुपिंग बनेगी। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा कि भाई देखो ग्रुपिंग यार सर कर लें और नहीं आया सॉल्यूशन, तो भैया अपने पास मल्टीप्लायर मेथड है। क्या है, मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर मेथड है ना। अब मल्टीप्लायर में तीन याद रख लो, 1 1 1। दूसरा सेम फंक्शन का मल्टीप्लाई XYZ, या सेम का डिवाइड, ये तीन मल्टीप्लायर काफी फेमस हैं। अगर आपको ये यूनिट आपको पढ़नी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, थर्ड यूनिट आप पूरी मेरी रखी हुई है, आप एक एक चीज आराम से उसको पढ़ सकते हो, है ना। पूरा यूनिट कंप्लीट है, एक एक चीज पढ़ सकते हैं आराम से। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर मान लो कि जो हमारे वो हैं लैग्रांजेस, जैसे ये मैंने क्वेश्चन सेकंड में अब 12 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर मान लो ये पीपी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर नहीं है, मान लो नहीं आया, पीपी प्लस क्यू क्यू आर में नहीं है मान लो, तो आप क्या करोगे, फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, वो लैग्रांजे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी। लैग्रांजे तभी होगी जब पीपी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू आर के फॉर्मेट में। अगर उस फॉर्मेट में नहीं है, ये सब आएंगे नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसमें क्या करेंगे भाई, अपने पास चार स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप उनको चारों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। पहला क्या है, फंक्शन ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। दूसरा क्या है, फंक्शन ऑफ पी क्यू जेड इज इक्वल टू जीरो। तीसरा क्या है, फंक्शन ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई क्यू। फोर्थ आपका क्लेरॉट्स है, और इन चारों से नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, अपने पास चारपीट मेथड है। लेकिन चारपीट बहुत लेंदी पड़ता है, ध्यान रखना, कोशिश करना। अगर चारपीट बाय नेम आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बाय नेम आए तो भी आप चारपीट का यूज करें। अदरवाइज अगर स्टैंडर्ड हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ना तो फिर लास्ट तो भाई हथियार एक ही है कि भाई आपको चारपीट का यूज कर लेना। अगर जिस किसी को अगर चारों स्टैंडर्ड फॉर्म भूल जाता है मान लो, चारपीट लगाने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपको वहां भी बताया कि भाई CFPI आपने वहां पढ़ा, अब CFPI जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी आएंगे। जैसे आपने वहां पढ़ा था CFPI, ऐसे ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे तीन केस हैं बस, CF के और PI के भी तीन है। ऐसे आपको याद रखना है, रूट डिफरेंट होंगे, रिपीटेड होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे वहां पर। ऐसे PI में e⁻(ax+by) होगा, और दूसरा का साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस बाई एक्स की पावर ऑफ एम इंटू वाई की पावर ऑफ एन। ये ध्यान रखना, इनमें 12 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अगर मान लो ये भी फेल है तो आपके पास एक जनरल मेथड है, आप उन जनरल मेथड से भी CFPI निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये यूनिट बहुत अच्छी है। ये पूरी यूनिट मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी मिलेगी, पूरी, आप एक एक चीज वहां से पढ़ सकते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू, पूरी यूनिट को, है ना। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट जो कॉम्प्लेक्स है। थोड़े से स्टूडेंट बोलते हैं सर ये थोड़ी टफ यूनिट है, नहीं, ये यूनिट अच्छी है, 14 मार्क्स की है। लेकिन ये भी यूनिट आजकल 2-3 सेमेस्टर से ये 21 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। फिर कटौती कोई अगर यूनिट में से, जैसे मैंने बोला ये 28 की है, मान लो 21 की आ गई, तो आप ये बस सोचना ये 7 नंबर का है, कहीं और आएंगे। इस यूनिट में आपको सबसे अच्छा ध्यान रखना है क्या, आपको पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन। अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर। तो ये आपको याद रखना होगा। और CR इक्वेशन क्या होगी, अगर f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आई वी है, तो जो CR इक्वेशन होती है डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, एंड डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल x के बराबर आएगी। तो u और v अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये मान के चलना कि भाई वो इक्वेशन एनालिटिक है। अब बात करते हैं भाई हार्मोनिक। तो हार्मोनिक फंक्शन वो होंगे जो u और v का सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई का सम सेटिस्फाई करे, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। मैं थोड़ा सा इस यूनिट में थोड़ा सा बता दूं, ये यूनिट थोड़ी सी अलग है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा आराम से। तो
तो सबसे पहले हम बात करें एनालिटिक की। एनालिटिक अगर कोई फंक्शन है एफ जेड इजिकल टू यू प्लस, अच्छा एफ जेड को डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन मोस्टली टाइम ना ये एफ जेड के नाम से ही माना जाता है। तो ये अगर एनालिटिक है तो कंडीशन क्या होगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स इजिकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ये सी आर इक्वेशन होती है, सी आर इक्वेशन। और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये अगर सेटिस्फाई है तो जो एफ जेड है वो है आपकी क्या, एनालिटिक फंक्शन। तो एनालिटिक होने के लिए कंपलसरी है कि वो क्या होना चाहिए, हार्मोनिक, वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हार्मोनिक क्या होंगे भाई, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी। तो हार्मोनिक के लिए कंपलसरी है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का सम जीरो आएगा, तो यू इज कॉल्ड हार्मोनिक, है ना। एंड डेल टू वी की बात करें तो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी सम जीरो आए तो वी इज हार्मोनिक। ठीक है, ये चीज आपको लेके चलना है। कोई फंक्शन अगर हार्मोनिक है तो अंडरस्टूड है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही, है ना। तो हार्मोनिक है तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इसका मतलब वो फंक्शन एनालिटिक। तो एनालिटिक होने के लिए वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अब बात करते हैं, मान लो किसी इक्वेशन में एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी दिया है ना। तो आई आई अगर आई सॉरी यू दिया है तो मान लो वी इज कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट। अगर मान लो वी दिया है तो यू इज कॉल्ड, मतलब बोथ आर फंक्शन ईच अदर, दोनों आपस में ना वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होंगे। क्लियर, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट याद रखना है। जैसे मान लो एग्जाम में आपसे बोला है कि भाई यू इज गिवन, यू गिवन है ना, यू इज गिवन। तो इसका मतलब क्या है, आपको वी फाइंड आउट करना है। और वी फाइंड आउट कैसे करोगे, डी डी बी, ये टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, डेल बी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल बी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। लेकिन अब प्रॉब्लम एक आ गई यार, क्या ना, वी तो पता ही नहीं है तुमको। वी कहाँ पता है, वी तो पूछ रहे हैं वो ना। तो वी कैसे निकालेंगे, बाई सी आर इक्वेशन। अब क्योंकि सी आर इक्वेशन का यूज करना है आपको। सी आर इक्वेशन कैसे यूज करोगे, डेल बी अपॉन डेल एक्स की जगह आप रखोगे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। यू तो पता है तुमको, यू की वैल्यू पुट कर देना। और डेल बी अपॉन डेल वाई किसके बराबर होगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर। ये वहां सॉल्व कर लेना। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी, ये ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा एग्जैक्ट होगी, हमेशा आप चेक कर लेना। ये मान लो एम होगा और ये एन होगा, ये हमेशा एग्जैक्ट होगी। जब एग्जैक्ट होगी तो इंटीग्रल जब करोगे आप ऑन इंटीग्रेट, v इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। और एन में वो ही टर्म लेंगे आप जिसमें प्योर वाई हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया मैंने, एक क्वेश्चन आएगा, लिख लो आप, आना ही है क्यों, हर बार आता ही है। क्लियर, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये मैंने चीज बताता जा रहा हूँ साथ साथ ताकि आपको दिक्कतें ना आए। नेक्स्ट, तो ये आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, फोर्थ में आप खुद करेंगे। यू दिया है तो वी निकालना है। अब बात करते हैं कि भाई देखो मैंने 10वां क्वेश्चन देखो, यू इज गिवन, हार्मोनिक है तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है आपको, वी बताना है। और अब बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन बनाने की। एनालिटिक फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है मेथड, मैं बता दे रहा हूँ ये, हाँ, मिलनी थॉमसन मेथड, मिलनी थॉमसन मेथड। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एफ जेड निकालते हैं। क्या, एफ जेड। और एफ जेड जो वैल्यू निकलेगी वो u प्लस आई वी के फॉर्मेट में आएगी, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ जेड आती है। क्या ध्यान रखना, इन टर्म्स ऑफ जेड होगी। लेकिन हम आंसर हमें अगर एक्स वाई के टर्म से लाना है तो हम जेड की वैल्यू लास्ट में एक्स प्लस आई वी रख देंगे। और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को हम अलग कर लेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा u निकल आएगा जो रियल होगा,
और v निकल आएगा, जिसमें i का मल्टीप्लाई होगा। तो i के मल्टीप्लाई वाले जो होंगे वो हमारे v होंगे, बिना i के मल्टीप्लाई वाले जो होंगे वो हमारे u होंगे। तो हमारे पास जो मेथड है मिलनी थॉमसन मेथड से, 4 मेथड है। अगर आपके पास u इज गिवन है, मान लो आपके पास u गिवन है, तो मिलनी थॉमसन कैसे निकालेंगे? डेल u बाई डेल एक्स आप निकालना, पहले इसका नाम दे देना फाइव वन एक्स वाई। डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेना, इसका नाम दे देना आप फाइव टू एक्स वाई, है ना। तो जो आपका एफ जेड आएगा आंसर, फाइव वन जेड कॉमा जीरो प्लस, सॉरी, माइनस आई इंटू फाइव टू जेड कॉमा जीरो। अब आप बोल रहे हो सर ये जेड कॉमा जीरो कहाँ से आएगा? अरे भैया फाइव वन एक्स कॉमा वाई में एक्स की वैल्यू जेड रख देना और वाई की वैल्यू जीरो रख देना, तो ये आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड, मान लो v गिवन है, तो v आप बोलो सर ऐसे हो जाएगा, v इज गिवन जैसे आपने अभी किया, डेल बी अपॉन डेल एक्स को सब उल्टा पुल्टा कर देना। उल्टा पुल्टा इन द सेंस, जैसे हमने डेल यू बाई डेल एक्स को फाइव वन माना था ना, मत मानना यहाँ पर, इसको नाम फाइव टू दे देना, ठीक है। ये उल्टा पुल्टा ऐसे याद रखोगे तो याद भी हो जाएगा। और जो डेल बी को फाइव वन मान लेना। अब बोलोगे सर ये एफ जेड क्या होगा? सर एफ जेड का फाइव वन जेड जीरो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन वहां माइनस था तो यहाँ प्लस कर देना भाई। ये सब पूरा वीडियो जो मैंने बनाया ना सब बच्चों के लिए ही है। तो अब 1000 के करीब मैं टच करने जा रहा हूँ, तो बहुत स्टूडेंट की वो है कि विशेष कि सर जल्दी 1000 पार कर जाएं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो बहुत हेल्प देगा, है ना। जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर डालना, जितने दोस्त हैं भैया ये लोग संजय सर के M2 के सारे इम्पोर्टेंट। वास्तव में मैंने बहुत अच्छी तरह आपको इम्पोर्टेंट बताया है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा देखना पेपर, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो एग्जाम में इफ u माइनस वी इज गिवन, या मान लो मैं कर देता हूं उसको, और u प्लस वी गिवन है, इज गिवन हो। आप बोलोगे सर क्या करें, कैसे करें? देखो, आप खुद जानते हो कि भाई एफ जेड किसके बराबर होता है? u प्लस आई वी के बराबर। और मैं अगर इसमें i का मल्टीप्लाई कर दूं तो i इंटू यू माइनस वी, अगर इनको ऐड कर दूं तो वन प्लस आई एफ जेड, रियल वाले बिना आई वाले उनको इकट्ठा कर लूं, आई वाले को इकट्ठा करूंगा तो u प्लस वी। और इसको कोई नाम दे दो, इसको नाम दे दो एफ जेड, इसका नाम दे दो u, इसका नाम दे दो v। तो भाई साफ साफ मतलब ये हो गया कि जब u माइनस वी दिया हो, आप उसका नाम ले लेना कैपिटल U दिया, मतलब पहला केस आएगा क्वेश्चन देखना। अगर मान लो एग्जाम में आपको u प्लस वी दिया है, तो उसका मतलब हो गया v दिया है, मतलब सेकंड केस। और जो आंसर आएगा वो एफ जेड आएगा, और लास्ट में एफ जेड का आंसर ये वैल्यू पुट कर देना बस। एफ जेड की जगह ये पुट कर देना बस। इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वन जो भी आए, जैसे u माइनस बी है तो ये पुट कर देना माइनस आई फाइव टू जेड कॉमा जीरो इंटू डी जेड। तो ये इसकी जगह वन प्लस आई इंटू स्मॉल एफ जेड, और स्मॉल एफ जेड चाहिए तो वन प्लस आई का डिवाइड मार देना। इस तरीके से आप ये कर लोगे। यहां से आपको कंस्ट्रक्शन से एक क्वेश्चन मिलेगा, पक्का मिलेगा, लिख लो आप, है ना। मिलना ही है। ये मैंने इसमें दिया अभी देखो, क्वेश्चन नंबर 11 जो देखेंगे आप, ये इसी का पार्ट है। अब आते हैं सबसे और अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, क्यों? मुझे मालूम है यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, अच्छी तरह से आएगा। कॉची इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला याद करना होगा। क्या होगा? उसको याद रखना होगा कॉची इंटीग्रल का फॉर्मूला। तो भाई कॉची इंटीग्रल इंटीग्रल फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मूला, सिर्फ स्टूडेंट के वीडियो के लिए ही मैंने ये तैयार किया है कि भाई स्टूडेंट को सबसे अच्छा मिले। इंटीग्रल ऑफ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज इंटू डी जेड, इसका इंटीग्रल पूछे वो, सी आपका कोई क्लोज्ड
कर्व है जो दिया रहेगा आपके पास, है ना, इज इक्वल टू इंटू जेड माइनस आई, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ ए। बस सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आंसर है। लेकिन क्या है कि जो पोल्स हैं जेड माइनस ए, जेड इजिकल टू ए इज पोल, पोल ऑफ ऑर्डर वन, ऑर्डर वन, सिंपल पोल के लिए ये रहेगा। क्लियर? ऐसे करके थोड़ा याद रखना है, 2 पाई आई इंटू एफ, बस सीधा सीधा आंसर, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा दिमाग करना है भाई। अगर मान लो कि, और इन जनरल की बात कर लें, इन जनरल पोल्स रिपीटेड हो, मान लो z माइनस ए पावर ऑफ n, है ना, रिपीटेड होंगे तो आप क्या करोगे भाई, रिपीटेड पोल की तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा ना, कि रिपीटेड पोल होंगे तो उनमें आपको क्या करना होगा, ये चीज याद रखनी होगी। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मेरे ख्याल से, पूरा फॉर्मूला जो रिपीटेड पोल के लिए। तो एग्जाम में पहले आप पोल्स निकाल लेना अपने हिसाब से, कि जो पोल्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, सिंगल रूट है। अच्छा, पोल्स कैसे होते हैं, हमेशा डिनोमीटर में, डिनोमीटर को इक्वल टू जीरो करके ही पोल्स निकलते हैं, ये याद रखना आपको। किसको? डिनोमीटर को, डिनोमीटर में जो भी है। और जो न्यूमरेटर को अगर कोई बंदा मान लो कि सर ना मैंने ना न्यूमरेटर को जीरो कर दिया, तो ये याद रखना, न्यूमरेटर के को जीरो रखने पे क्या मिलते हैं बताओ। न्यूमरेटर को अगर आपने जीरो इक्वल टू जीरो पुट किया, तो वहां से जीरोस निकलते हैं, क्या निकलते हैं, जीरोस, ZEROS। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा देखना था, कि मैं उसको बताऊं आपको, कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में लाइन इंटीग्रल भी कर लेना, जीरो से 1 प्लस आई वाले क्वेश्चन, है ना। ये, तो ये जो पार्ट है इसका जो जनरल फॉर्मूला बनाया आपका, डी जेड इजिकल टू 2 पाई आई ऐसे अपॉन फैक्टोरियल एन, और nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव एट द पॉइंट ऑफ ए। अगर एक ही बार आया है पॉइंट, एक ही बार, एक ही रूट है, मतलब एक ही पोल है, सिंगल पोल है, ऑर्डर वन है, तो आप उसको क्या करोगे, इसको 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल, ये आप। लेकिन एक पॉइंट और मैं बताना चाह रहा था, कि ये सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो कर्व के भीतर होंगे, ये इनके भीतर। मान लो, जैसे मान लो मॉड ऑफ जेड इजिकल टू 2 दिया हुआ है, और पोल्स आ रहे हैं 0 और 1। ये जो मॉड ऑफ जेड का मतलब होता है आर, रेडियस, तो इसका मतलब ये 2 क्या है, रेडियस है। तो जैसे 0 और 1 है, मान लो 0 और 1 है, ये 1 और ये 0, तो 0 और 1 ऑन विद इन सर्कल, सर्कल का मतलब है सर्कल से बाहर नहीं होना चाहिए, तो 0 और 1, तो ये मान लो सर्कल पर होना, सर्कल पे आ सकता है, भीतर आ सकता है, लेकिन बाहर नहीं। अगर मैं मान लो z इजिकल टू 3 कर दूं, और जो पोल्स होंगे, मान लो 1 2 और 4 होगा, मान लो 1 2 4, तो 1 2 तो कहाँ होंगे, भीतर होंगे सर्कल के, 1 2, और 4 कहाँ जाएगा, आउटसाइड। तो भाई ये याद रखना, जो पोल्स आउटसाइड जाएंगे उनको ले जाओ ऊपर फंक्शन में, सबसे अच्छा काम। फंक्शन में ले जाने का फायदा क्या होगा भाई, कि वो डिनोमिनेटर सर्कल के बाहर जा रहा है, तो इसके इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो हमारा बदल जाएगा। जैसे मान लो, अब एक सिंपल सा बता देता हूँ मैं। जैसे मान लो e की पावर ऑफ 2z अपॉन z-1 और z-2 है, और c जो है मॉड ऑफ z इजिकल टू 1 मान लो, तो देखो पोल्स कितने होंगे, 1 और 2 होंगे, देखो मान लो 1 और 2, तो z इजिकल टू 1, क्योंकि सर्कल की रेडियस 1 है, तो 1 कहाँ होगा, इनसाइड, इनसाइड ऑफ सर्कल, सर्कल होगा भीतर, है ना। और z इक्वल टू कहाँ होगा, आउटसाइड होगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा, क्योंकि रेडियस तो 1 ही है ना। और 2 कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो आउटसाइड हो गया। तो जो z-2 जो आउटसाइड है, इसको मैंने आपको बताया कि इसको फंक्शन में ले जाना है, तो इसको कहाँ ले गए, फंक्शन में, अपॉन z-1। तो आपका जो ये है ना, ये फंक्शन है, तो आंसर इसका ये 2 पाई आई इंटू f(1), क्योंकि पोल्स 1 है, तो 2 पाई आई इंटू e की पावर 2 इंटू 1, जेड की जगह 1 रख दो, 1 - 2, आंसर 2 पाई आई इंटू e की पावर 2 अपॉन -1, तो -2 पाई आई इंटू e की पावर 2, ये आंसर हो। ये मुझे बताना था, क्योंकि बहुत लोग स्टूडेंट गलत करते हैं, तो जो भी पोल्स बाहर होंगे उनको आप सीधा कहाँ ले जाएंगे, ऊपर फंक्शन में, है ना। नेक्स्ट,
अब बात करता हूं मैं सबसे पहले। अब इसके बाद कॉची इंटीग्रल के बाद आप आ जाते हैं सीधा सीधा किस पर, ये सारे कॉची इंटीग्रल क्वेश्चन है कॉची इंटीग्रल के, ठीक है। ये जरूर कर लेना, इनके पोल्स निकालने बता देना। रेजिड्यू, रेजिड्यू तो देखो बहुत आसान है। रेजिड्यू डिफरेंट, एक डिफरेंट के लिए आते हैं भाई, जैसे मान लो यहाँ पर जेड इजकल टू -2 और 1। -2 क्या है, सिंपल पोल है, और 1 इज द रिपीटेड पोल है, तो पोल ऑफ ऑर्डर। तो जो रेजिड्यू के जो फॉर्मूले हैं कि भाई अगर पोल ऑफ ऑर्डर 1 हो तो उसके लिए रेजिड्यू क्या होगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2 हो, पोल ऑफ ऑर्डर एन हो तो उसके लिए रेजिड्यू क्या होगा, एक पोल ऑफ ऑर्डर पोल एट इंफिनिटी पर, तो उसके लिए रेजिड्यू। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें डाले हैं, आप इनको जरूर करिए। और लास्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 14 मार्क्स का कभी कभी क्वेश्चन देते हैं, इसमें जिसका रेजिड्यू अच्छा होगा, आपको निकालना आता होगा, वो लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस पूरे को, ये 12th का मेथड नहीं है, 12th से क्वेश्चन नहीं होते, इनको रेजिड्यू मेथड से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसको कैसे करेंगे, पूरे को साइन थीटा, कॉस थीटा और डी थीटा, इन तीनों कन्वर्ट कर दो। ये सारे क्वेश्चन 0 to 2 पाई के लिए होंगे, सर्कल के लिए होंगे जिसकी रेडियस 1 होगी। इनको क्या करेंगे आप, सबसे कन्वर्ट करके इसको एफ ऑफ जेड में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो एफ जेड, मैंने आपको चीज बताना भूल गया, एक कॉची रेजिड्यू थ्योरम भी है। अगर बहुत सारे पोल हैं, मान लो 0 to पोल्स आए 1 और 2, जैसे जैसे ये क्वेश्चन मान लो, ये पीछे वाले में उनकी बात करो, जैसे इसमें पोल्स क्या है, Z² अपॉन Z-1, Z-2। तो इन इन क्वेश्चनों को आप ना सम ऑफ रेजिड्यू से भी कर सकते हैं। ये लिखा ना रेजिड्यू एट इज पोल, तो इसके बाद रेजिड्यू भी निकालना है। और इनका रूल है 2 पाई आई, अगर मैं इनके आगे इंटीग्रल लगा दूं, ये आगे क्या लगा दूं, इंटीग्रल, इंटीग्रल, तो ये सारे आंसर आ जाएंगे मेरे, बदल जाएंगे क्या, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। सम ऑफ रेजिड्यू में जितने रेजिड्यू होंगे उनका सम आ जाएगा। बहुत इजी है, आप आराम से कर लेंगे। तो जो कॉची इंटीग्रल के क्वेश्चन थे, जैसे ये वाले कॉची इंटीग्रल के जितने भी क्वेश्चन हैं, इनको आप रेजिड्यू थ्योरम से कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है मालूम है, कंडीशन ये है कि भाई उसमें क्वेश्चन में इवेलुएट होना चाहिए। अगर उसमें लिखा है यूज बाय कॉची इंटीग्रल, जैसे ये लेना, यूज बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, फिर कॉची इंटीग्रल से करना है। अगर कॉची इंटीग्रल नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है इवेलुएट, तो आप फ्री हो, आप कॉची इंटीग्रल से करो चाहे रेजिड्यू थ्योरम से करो। रेजिड्यू थ्योरम थोड़ा इजी होती है, उसका रीजन है कि भाई उसमें जितने भी पोल्स होंगे उसमें 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, उसमें ना कुछ करना पड़ता है, सीधा सीधा आंसर आ जाता है ना। ऐसे बहुत फास्ट आ जाता है। और उसमें एक और फायदा है क्या, अगर कोई पॉइंट आउट ऑफ सर्कल हो तो उसमें क्या करना है, उस पॉइंट को लिमिट कर देंगे, उस पॉइंट पर डिस्कशन मत कर। क्लियर। तो अच्छी तरह से पेपर दो, ये जो यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी आपकी। अब आते हैं लास्ट सबसे 5th यूनिट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये 28 मार्क्स की है। तो सबसे पहले आप इस पे जो बात करेंगे वो करना, सबसे पहले ग्रेडियंट, है ना, डाइवर्जेंस, कर्ल और यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू, इन चारों चीजों कर लो, बहुत आराम से आप 14 नंबर निकाल लेंगे। जब आप डाइवर्जेंस करेंगे तो डाइवर्जेंस एफ इजिकल टू 0, तो इसका मतलब सोलेनोइडल होगा। कर्ल एफ इजिकल टू 0, इरोटेशन, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि भाई इरोटेशन बोला यार क्या करना है, यार क्या करना है, तो आपके दिमाग में यार यार कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। डाइवर्जेंस एफ, याद रखो डाइवर्जेंस एफ इजिकल टू 0, तो सोलेनोइडल होगा। इरोटेशनल में कर्ल एफ इजिकल टू 0 होगा। ये एक और पॉइंट आएगा जैसे 11 वाले क्वेश्चन में, स्केलर पोटेंशियल एफ इजिकल टू ग्रेड फाइव। जब आप एफ की वैल्यू रखेंगे इधर, ग्रेड फाइव रखेंगे, तो आई वाले जो कंपेयर करना, तो डेल फाइव अपॉन डेल एक्स, डेल फाइव अपॉन डेल वाई, डेल फाइव अपॉन डेल जेड, जब तीनों निकल आए तो उनका इंटीग्रल जब आप करोगे, अब तीनों को जब कंबाइंड करोगे तो वहां पर याद रखना जो रिपीटेड टर्म्स होंगे वो एक ही बार आए। ऐसे करके आप जो फाइव है वो निकालें, तीनों को सम करना और रिपीटेड को एक बार लिखना, बस। ये ये 30 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ ही जाएगा लग रहा है ना, इसको जरूर करके जाना, है ना। ये 15, 13 और 15 तो बिल्कुल अच्छी तरह 4-5 बार कर लो, 4-5 बार। क्लियर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बहुत, है ना, डी फाइव अपॉन डी एस इजिकल टू, क्या याद है, ए कैप इंटू ग्रेड फाइव, ये याद रखना, है ना।
ऐसे करके वर्क डन निकाल लेना एफ डॉट डी आर। और नेक्स्ट है आपका क्या, डाइवर्जेंस थ्योरम एंड स्टोक थ्योरम। तो भाई देखो सबसे इजी है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। क्लियर। हाँ, नेक्स्ट है आपका डाइवर्जेंस और स्टॉक। तो देखो स्टॉक में या मैं एक तरीके से बताऊं एक और, देखो 1 2 और ये तो क्या था 1 2 3 एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू, मतलब वन का मतलब वन इंटीग्रल, डबल का मतलब क्या हो गया सरफेस इंटीग्रल कर्ल एफ इंटू एन कैप इंटू डी एस, ये होता है स्टॉक थ्योरम। और 2 = 3 मतलब सरफेस इंटीग्रल, तो एफ इंटू एन कैप इंटू डी एस इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है ट्रिपल इंटीग्रल, है ना, नाम ही है डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम ये है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो देखो 1 = 2 2 = 3, तो वन का मतलब वन इंटीग्रल इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल विद कर्ल। और भाई जो डाइवर्जेंस में तो याद है यार डाइवर्जेंस आना ही है, तो डबल इंटीग्रल इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, तो ये ऐसे करके ये ट्रिक है 1 1 = 2 2 = 3, तो ये आप आराम से इसको कर सकते हो। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, एक और बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है आपको। ये हाँ, तो ये चीज आप करके जाएं। ग्रीन थ्योरम थोड़ा सा इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इसको भी कर सकते हो। तो स्टॉक थ्योरम को थोड़ा ध्यान रखना है ना, स्टॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक डाइवर्जेंस आप करके जाएं। 14 नंबर क्वेश्चन जब आएगा जब लेफ्ट और राइट दोनों आपको प्रूफ करवा लेगा वो आपसे, 14 नंबर का। अगर एक पार्ट देख लेना कि भाई लेफ्ट पूछा है, लेफ्ट दिया है तो राइट क्या आएगा, 1 = 2 है, 2 = 3 है, तो वो याद रखना है। एन कैप कैसे निकालेंगे, एन कैप हमेशा याद रखना प्लेन वाइज निकालना, जैसे एक्स वाई प्लेन में एन कैप की वैल्यू है क्या, क्या होगी, जेड नहीं है ना, के। वाई जेड प्लेन में एक्स नहीं है तो क्या होगी, आई। एक्स जेड प्लेन में क्या होगा, जे। इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर। तो अच्छी तरह से आप करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप, है ना, इसी तरह आगे बढ़ें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो एग्जाम के लिए, मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज, और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करने वाले हैं और सभी पास होंगे। लेकिन रणनीति, फर्स्ट यूनिट 28, सेकेंड यूनिट 28, थर्ड यूनिट 14 और फोर्थ यूनिट भी 14 और लास्ट यूनिट आपकी 28, 7 7 नंबर का खेल जो होगा वो इधर का उधर हो सकता है बस, अदरवाइज कुछ नहीं है। आराम से पढ़ें, थर्ड यूनिट हमारी पूरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप आराम से पढ़ें और अपने दोस्तों में जरूर करें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू once again, best of luck and best wishes for your bright future. Thank you again.